हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल बिहार एग्जाम पाठशाला पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग इंडियन पॉलिटी से संबंधित 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू को इसमें डिस्कस करेंगे, जो आने वाले आगामी बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और अन्य सभी एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? ए लोक लेखा समिति, बी प्राक्कलन समिति, सी या सरकारी उपक्रम समिति, या डी याचिका समिति। यहाँ पर समितियों का गठन किया जाता है समय समय पर। दो प्रकार की समितियां संसद में गठन की जाती है, एक अस्थायी समिति और दूसरा तदर्थ समिति। ठीक है, जिसमें अस्थायी समिति का गठन प्रत्येक वर्ष किया जाता है और समय समय पर उसका गठन किया जाता है, और तदर्थ समिति का गठन क्या होता है, किसी विशेष मुद्दे के लिए क्या किया जाता है, उसको गठन किया जाता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी समिति कौन है। तो इसकी हम लोग बात करें कि लोक लेखा समिति में कितने मेंबर होते हैं, तो इसमें यहाँ पर 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ठीक है, प्राक्कलन समिति में क्या होता है, इसमें सिर्फ लोकसभा के ही 63 मेंबर होते हैं, 30 मेंबर होते हैं। और सरकारी उपक्रम समिति में क्या होता है, इसमें 15 लोकसभा से और 7 यहाँ पर राज्यसभा से। तो सबसे बड़ी समिति कौन हो जाएगी, तो 30 मेंबर किसका है, तो ये प्राक्कलन समिति का है। ठीक है, ये प्राक्कलन समिति क्या है, ये सबसे बड़ी वित्तीय समिति है, किसकी, संसद की। ठीक है, और उसके बाद कौन है, तो लोक लेखा और ये सरकारी उपक्रम समिति है। ये क्या है, प्राक्कलन समिति। ये सभी समितियां भारत सरकार के वित्त लेखाओं की ये जांच करती है। ठीक है, तो एक का क्या हो जाएगा, एक का बी। दूसरा है कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब ए कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर जाते हैं, बी अस्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता है, सी न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में साल साधारण वृद्धि होती है, न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है। तो इसकी हम लोग बात करें, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति यानी एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, तो ये अनुच्छेद 127 के तहत, किसके तहत, तो अनुच्छेद 127 के तहत यहाँ पर तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। किस उद्देश्य से, तो जब वहां पर सुप्रीम कोर्ट में कोरम, न्यायाधीशों का कोरम जब पूरा नहीं होता है, किसी मामले की सुनवाई का जो कोरम होता है, जब वो कोरम पूरा नहीं हो पाता है, तो उसके लिए अन्य उच्च न्यायालय से या अन्य जगह से क्या किया जाता है, न्यायाधीश को बुलाया जाता है और उनको उसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये जब कोरम पूरा नहीं होता है तो उसे ही क्या कहता है, उसे तदर्थ न्यायाधीश कहता है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 127 तक क्या किया जाता है, इनकी नियुक्ति किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम जब पूरा नहीं होता है तो उसे क्या कहता है, यहाँ पर तदर्थ न्यायाधीशों की यहाँ पर नियुक्ति की जाती है। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं, यानी भारत के जो राष्ट्रपति है वो अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वो किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र सौंपते हैं, ए लोकसभा स्पीकर को, बी उपराष्ट्रपति को, सी प्रधानमंत्री को, या डी यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। तो इसकी हम लोग बात करें तो अनुच्छेद जो 52 है ये क्या कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद जो 53 है, ठीक है, अनुच्छेद जो 53 ये क्या है कि इसमें प्रावधान है कि राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ठीक है, और अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में दिया गया है, और इसी के तहत राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के यानी 5 वर्ष के पूरा होने से पहले भी क्या कर सकते हैं, वो त्याग पत्र के माध्यम से वो अपना पद छोड़ सकते हैं। तो वो अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं, तो वो सौंपते किसको है, तो ये उपराष्ट्रपति को। किसको, तो ये उपराष्ट्रपति को यहाँ पर राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र सौंपते हैं, और उपराष्ट्रपति जितनी जल्दी हो सके किसको सूचना प्रदान करते हैं, तो वो लोकसभा स्पीकर को इसकी सूचना प्रदान करते हैं कि राष्ट्रपति ने क्या किया है, त्याग पत्र सौंप दिया है। तो ये किसको सौंपते हैं, तो उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति किसको सूचित करता है, तो वो लोकसभा स्पीकर को इसकी सूचना प्रदान करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3 का बी यानी राष्ट्रपति। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, ए भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, बी लोकसभा के द्वारा, या सी भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, या डी संसद के द्वारा। तो इसकी हम लोग बात करें कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है, तो ये यहाँ पर है कि अनुच्छेद 61 किसके तहत, तो ये अनुच्छेद 61 में क्या दिया गया है, यहाँ पर राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक है, महाभियोग जो लगाया जाता है उसके बारे में कहा दिया गया है, वो अनुच्छेद 61 में। और इस प्रक्रिया के माध्यम से संसद क्या करती है, राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। तो इसमें क्या होता है कि ये संसद के द्वारा ये जो यहाँ पर इनको हटाया जा सकता है। ये जब यहाँ पर महाभियोग जब लगाया जाता है तो संसद के दोनों सदनों में
जब इनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाता है तब क्या होता है, राष्ट्रपति को उनको पद से त्यागपत्र दे देना होता है। और ये किसके तहत, तो अनुच्छेद 61 के तहत ये यहाँ पर महाभियोग लगाया जाता है इन पर। और किसके द्वारा, तो संसद के द्वारा, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों शामिल होते हैं। अगला है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले प्रश्न में ही देखा है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है और उनको पद से हटाया जाता है। तो यहाँ पर वो क्या था, यहाँ पर अनुच्छेद 61 के तहत, किसके तहत, तो अनुच्छेद 61 के तहत उन पर महाभियोग लगाया जाता है। और जब वो महाभियोग का प्रस्ताव संसद में जब पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को उनको पद से त्यागपत्र दे देना होता है। तो ये क्या हो जाए, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 356 की बात करें तो राष्ट्रपति शासन की बात करता है। 75 की बात करें यहाँ पर मंत्री, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के बारे में इसमें दिया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 का डी। अगला है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। इस किसके द्वारा लगाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वह अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। और किस आरोप जो संसद के किस सदन द्वारा लगाया सकता है, तो ये किसी भी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा किसी के द्वारा क्या किया सकता है, इन पर ये महाभियोग लगाया जा सकता है। उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, अगर लोकसभा में लगाया जा रहा है या राज्यसभा में, उसके लिए क्या करना होगा यहाँ पर, तो 1/4 सदस्य यानी जो उस सदन के, जिस सदन में लाया जा रहा है महाभियोग प्रस्ताव, उसके 1/4 सदस्य अगर हस्ताक्षर करके देते हैं तब क्या होगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये किसके तहत, तो ये यहाँ पर अनुच्छेद 61 के तहत यहाँ पर संसद के किसी भी सदन के द्वारा क्या किया सकता है, इन पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा यहाँ पर 6 का सी, यानी संसद के किसी भी सदन के द्वारा ये महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। उसके लिए सबसे पहले 1/4 सदस्यों का यहाँ पर क्या करना होगा, हस्ताक्षर करके यहाँ पर उस जो लोकसभा में है तो लोकसभा के स्पीकर को सौंपना होगा, या राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति को वो यहाँ पर नोटिस सौंपना होगा। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है। यानी भारत के जब राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 के तहत जब महाभियोग लगाया जाएगा तो इसकी सूचना जो राष्ट्रपति को कितने दिन पूर्व देनी होगी। ठीक है, तो इसकी हम लोग बात करें तो ये यहाँ पर 14 दिन पूर्व, यानी राष्ट्रपति को अपनी बात रखने के लिए 14 दिन पूर्व उनको सूचना प्रदान करनी होगी कि आप पर क्या है, महाभियोग प्रस्ताव संसद में लाया जा रहा है। ठीक है, तो अपना उनका क्या किया जाएगा, उनको ये 14 दिन पहले उनको ये सूचना प्रदान की जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 7 का बी, यानी 14 दिन। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधानसभा राज्य की विधान परिषद, या डी राज्यों की विधानसभा है। तो इसकी हम लोग बात करें तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक गण जो है, निर्वाचक मंडल, वो किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 54 में क्या दिया गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में दिया गया, जिसमें कौन कौन शामिल होते हैं, तो इसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के यहाँ पर निर्वाचित सदस्य यानी चुने गए सदस्य, उसके अलावा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, राज्यसभा के ये निर्वाचित सदस्य, उसके अलावा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य क्या होते हैं, ये इन सभी के मिलकर के क्या होता है, ये सभी राष्ट्रपति के चुनाव में ये भाग लेते हैं। और इसमें भाग कौन नहीं लेते हैं, तो राज्य के विधान परिषद के सदस्य क्या होते हैं, ये भाग नहीं लेते हैं। और इसमें निर्वाचित सदस्य ही भाग ले सकते हैं। लेकिन जब इनको हटाने की प्रक्रिया जब अपनाई जाती है, जब महाभियोग लगाया जाता है, तो उसमें जो है किसको शामिल किया जाता है, तो राज्यसभा के सदस्यों को यानी सभी सदस्य को, लोकसभा के सभी सदस्य को इसमें शामिल किया जाता है। लेकिन जो राज्य विधानसभा के जो सदस्य थे जिन्होंने उनके वोट देकर जिताया था या उनके वोट उनके चुनने में वोट किया था, वो क्या है, वो इसमें भाग नहीं लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये चुनाव में तो भाग लेते हैं लेकिन हटाने की प्रक्रिया में ये भाग नहीं लेते। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का डी। अगला है कि जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है कितने दिनों तक। तो इसकी हम लोग बात करें कि कोई भी व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं भी है वो अमूमन यहाँ पर 6 माह तक क्या हो सकता है, 6 माह तक बगैर किसी सदस्यता के यानी लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता के वो यहाँ पर मंत्री बन सकता है। लेकिन 75(5) के तहत, अनुच्छेद 75(5) के तहत उसे क्या करना होगा, 6 महीने के भीतर या तो उसे लोकसभा में चुन कर आना होगा या राज्यसभा में उसको चुन करके वो आना होगा, तब जाके क्या हो सकता है, वो कंटिन्यू आगे भी मंत्री रह सकते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, वो किसी सदस्य नहीं बन पाते हैं, तो उनको त्यागपत्र दे देना होगा। ठीक है, तो ये किसके तहत, तो 75(5) के तहत अनुच्छेद 6 माह तक वो क्या हो सकता है, कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, बशर्ते कि 6 माह के भीतर उसे किसी भी सदन की सदस्यता स्वीकार करनी होगी।
अगला है कि भारत की संसद के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी भारत के संसद के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए, संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, तो ये बात सही है कि भारत में क्या है, एक संसदीय प्रणाली की सरकार है, तो ये क्या है यहाँ पर ये सही है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना, ये क्या है यहाँ पर ये भी सही है। उसके अलावा मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक ही सीमित है, ये क्या है यहाँ पर ये गलत है। ये क्या है, ये गलत है, क्योंकि मंत्री वो व्यक्ति बन सकता है जो निम्न सदन यानी लोकसभा का मेंबर है, उसके अलावा जो उच्च सदन का सदस्य है वो भी बन सकता है, और जो मेंबर नहीं भी है वो भी क्या हो सकता है, 6 माह के लिए मेंबर बन सकता है। तो यहाँ पर ये फिक्स नहीं है कि मंत्रिमंडल के लिए यानी मंत्री बनने के लिए उसे निम्न सदन की सदस्यता स्वीकार करनी होगी, तो ये क्या है यहाँ पर ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर मंत्रिमंडल की सदस्यता सदन तक सीमित नहीं है, यानी 10 का सी। अगला है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद कि त्याग पत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी एक सही स्थिति नहीं है, यानी जब केंद्रीय मंत्रिपरिषद यानी मंत्रिपरिषद जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद वो अगर यहाँ पर इस्तीफा देती है या त्याग पत्र दे देता है तो इसमें से कौन सी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, तो ये क्या है, ये पहला ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि संघ में यानी केंद्र में राष्ट्रपति शासन का कोई प्रावधान नहीं है। उसमें जितनी जल्दी हो सके या तो चुनाव करा लिया जाए या राष्ट्रपति कोई वैकल्पिक माध्यम ढूंढे या विपक्ष को उसको सरकार बनाने का न्योता दे या जिसके बहुमत प्राप्त है उसको क्या कर सकते हैं, वो सरकार बनाने का न्योता प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये कि राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर राष्ट्रपति जो है वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें रहने के लिए कहेंगे, ये सही है। वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नहीं सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराया जाए, ये सभी विकल्प क्या है यहाँ पर ये सही है। ये पहला ऑप्शन क्या है, ये गलत है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है, यानी जो मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल ये कौन सा प्रस्ताव संसद में रख सकती है। ए, अविश्वास प्रस्ताव, दूसरा भर्त्सना प्रस्ताव, सी स्थगन प्रस्ताव या डी विश्वास प्रस्ताव। तो इसमें क्या होता है कि जब मंत्री पर लगता है कि अपना बहुमत खो रहे हैं तो वो संसद में यानी लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए मंत्रिपरिषद क्या करती है, वो विश्वास प्रस्ताव पारित करती है। कहां पर, तो वो लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव पारित करती है और वहां पर वोट कराया जाता है कि कितने सदस्य उनके समर्थन में हैं और कितने उनके विरोध में है। अगर वो प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है सही, तो ये क्या होगा, मंत्रिमंडल बना रहेगा। अगर इनकी संख्या कम जाती है बहुमत से तो क्या होगा, इनको त्यागपत्र दे देना होगा। तो ये स्वयं जो है यहाँ पर ये मंत्रिपरिषद रखती है और ये अविश्वास प्रस्ताव क्या है, ये विपक्ष के द्वारा यहाँ पर सरकार के खिलाफ लाया जाता है। और ये भी प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद क्या करना होगा, वो त्यागपत्र दे देना होगा। अगला है कि भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है। ए, राष्ट्रपति, बी, प्रधानमंत्री, सी, विरोधी दल के नेता या डी, भारत के मुख्य सचिव। तो इसकी हम लोग बात करें तो अनुच्छेद 52 में क्या है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और 53 में क्या है, यहाँ पर राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग क्या करता है, स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। तो इसकी हम लोग अगर बात करें तो भारत का जो कार्यपालिका का अध्यक्ष की बात करें तो वो कौन है, यहाँ पर भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष यहाँ पर ये राष्ट्रपति है, यानी ये नाम मात्र के और संवैधानिक प्रमुख है, लेकिन सारी शक्ति किसके पास है, तो वो प्रधानमंत्री यानी वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13 का ये यानी राष्ट्रपति के पास। 14 प्रश्न कह रहा है कि किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होगा। ए, लोकसभा, बी, राज्यसभा, सी, यहाँ पर दोनों सदनों के अलग अलग या डी, दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में। तो इसकी हम लोग बात करें कि किस सदन के सदस्य द्वारा, तो जो अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, जो निम्न सदन है जिसमें जनता का सदन जिसे कहा जाता है, जहां पर क्या होता है जनता अपना प्रतिनिधि चुन करके भेजते हैं, तो उसी में क्या होता है कि जब लगता है कि सरकार जो अपना बहुमत खो रही है तो विपक्ष द्वारा यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है। अगर वो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को क्या करना होगा, त्यागपत्र दे देना होगा। ठीक है, तो ये जो प्रस्ताव है किसमें पारित किया जाएगा, तो जिसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि है उसी सदन में होगा। तो ये लोकसभा क्या है, ये जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये लोकसभा में ये प्रस्ताव पारित करना होगा। ठीक है, अगला है कि आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है, यानी कितने दिनों के भीतर आपातकाल की घोषणा अगर राष्ट्रपति के द्वारा की जा रही है तो कितने दिनों के भीतर उसे संसद के समक्ष रखना होगा, उसके बारे में बताना है। 1 माह के अंदर में, 2 माह के अंदर में, 6 माह के अंदर में या 1 वर्ष के अंदर में। तो इसकी हम लोग बात करें कि आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत होती है, तो ये अनुच्छेद
352 के तहत यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। किसकी सिफारिश पर? तो केंद्रीय कैबिनेट के लिखित सिफारिश पर। पहले क्या था? तो पहले ताकि प्रधानमंत्री के ही कहने पर क्या होता था, राष्ट्रपति यहाँ पर आपातकाल की घोषणा कर देते थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से ये बदल दिया गया। इसमें कहा गया कि कैबिनेट यानी केंद्रीय कैबिनेट के लिखित सिफारिश पर ही क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति यहाँ पर ये आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 352 के तहत होता है और ये 1 माह के भीतर इसे लोकसभा और राज्यसभा के भीतर क्या करना होगा, राज्यसभा में इसे यहाँ पर पारित कराना होगा। अगर लोकसभा अगर विघटित है तो उसके यहाँ पर गठन होने के 1 माह के भीतर क्या करना होगा, उसे यहाँ पर ये इसे पास कराना होगा, अन्यथा क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। उससे पहले इसे राज्यसभा से क्या करना होगा, पास करा लेना होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 माह के अंदर इसे संसद के समक्ष रखा जाना चाहिए। ठीक है, अगला कि निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? ए अनुच्छेद 60, बी अनुच्छेद 352, सी अनुच्छेद 356 या डी अनुच्छेद 360। इसकी हम लोग बात करें तो ये भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो अनुच्छेद 60 की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति के शपथ की बात किया गया है, बारे में बताया गया है। 352 में यहाँ पर आपातकाल की घोषणा के बारे में बताया गया है जो 1962 में, उसके अलावा 1965 से लेकर के जो 1975 में लगाया गया था वो सभी इसका अनुच्छेद 352 के तहत। अनुच्छेद 356 का प्रयोग कई बार हो चुका है, 100 से अधिक बार इसका प्रयोग हो चुका है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। लेकिन अनुच्छेद 360 जो है ये क्या है, वित्तीय आपातकाल के बारे में बताता है। किसके बारे में? वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में इसमें बताया गया है जो भारत में अभी तक लागू नहीं हुआ है। ठीक है, इसका प्रयोग अभी तक भारत में नहीं किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 16 का डी। अगला है कि राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि क्या होती है? नहीं बढ़ाई जा सकती, जब तक आपातकाल रहे तब तक के लिए बढ़ाई जा सकती है, केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। इसके बारे में बताना है। तो जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है उस समय लोकसभा की, उसके अलावा राज्यसभा के कार्यकाल को क्या किया सकता है, बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, किसके द्वारा? तो यहाँ पर इसको बढ़ाया जा सकता है। कब तक? तो ये आपातकाल की समाप्ति तक क्या कह सकता है, जब तक आपातकाल समाप्त न हो तब तक इसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक समय में इसे क्या किया जा सकता है, सिर्फ 1 वर्ष के लिए ही क्या किया जा सकता है, इसको बढ़ाया जा सकता है। यानी एक समय में इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है और फिर क्या दोबारा अगर आपातकाल की अवधि अगर लंबी होती चली जाएगी तो फिर से क्या करना होगा, उसको 1 साल के बाद फिर से उसको वहां पर बढ़ाना होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 17 का डी। अगला कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है, ठीक है, 1 वर्ष के लिए, दूसरा 2 वर्ष के लिए, या तीसरा 3 वर्ष के लिए, या उसके अलावा सी 6 माह के लिए, या यहाँ पर डी 3 वर्ष के लिए। तो इसकी हम लोग बात करें तो राष्ट्रपति शासन किसके तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत इसका ये राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लगाया जाता है, जो एक बार में 6 माह के लिए लगाया जा सकता है। कितने दिन के लिए? 6 माह के लिए लगाया जा सकता है और 2 माह के भीतर इसे संसद से पारित करवा लेना होगा। कितने माह के भीतर? तो 2 माह के भीतर इसे संसद की स्वीकृति प्राप्त कर लेनी होगी। और यह अधिकतम कितने बार तक बढ़ाया जा सकता है? तो अधिकतम इसे 3 साल के लिए, यानी 3 साल तक क्या किया जा सकता है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लगाया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 18 का डी, यानी 3 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि भारतीय साम्यवादी दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का जो विभाजन 2 दलों में सीपीआई और सीपीआईएम, ठीक है, सीपीआईएम यानी मार्क्सवादी में किस वर्ष में हुआ? यानी भारतीय साम्यवादी दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो विभाजन जो है 2 भागों में बंटवारा, ये 2 भागों में किस किस में बटा? तो एक सीपीआई, ठीक है, और दूसरा क्या है, एक सीपीआईएम यानी मार्क्सवादी में किस वर्ष हुआ? ए 1962, बी 1964, 1966 या 1969। इसकी बात करें तो 1925 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, भारतीय साम्यवादी दल का गठन कब किया गया? 1925 में। और 1964 में क्या हुआ? 1964 में यहाँ पर चीन के युद्ध के बाद इसका क्या हो गया? 2 भागों में बंटवारा हो गया, एक मार्क्सवादी के रूप में जाना गया और एक सीपीआई के नाम से जाना गया। तो ये कब हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1964। आखिरी प्रश्न है कि दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ, ठीक है, वह कौन सी थी? उसके बारे में यहाँ पर बताना है। ए 17 फरवरी 1985, बी 15 फरवरी 1985, या सी यहाँ पर 30 मार्च 1950, ठीक है, उसके अलावा डी 21 अप्रैल 1985। इसके बारे में यहाँ पर बताना है कि दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ था। तो इसकी हम लोग बात करें तो ये क्या किया गया था? यहाँ पर 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम
85 के तहत क्या किया गया है, यहाँ पर दल बदल निरोधक विधेयक को यहाँ पर अधिनियम को पारित किया गया है, ठीक है। और 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, क्या किया गया, 10वीं अनुसूची को यहाँ पर जोड़ा गया। और यहाँ पर विधायकों को या संसद सदस्यों को एक दल से दूसरे दल में जाने के लिए क्या किया गया, कठोर प्रतिबंध यहाँ पर लगाया गया। किस तिथि को यह पारित हुआ था, तो ये 15 फरवरी 1985 को ये पारित हुआ था, ठीक है। इस वक्त राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 20 का बी, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम लोग का ये 20 पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिसको हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। फिर अगले सेशन में हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण एमसीक्यू को लेकर हाजिर होंगे। इसके लिए अगर सेशन अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। नए नए यहाँ पर एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ पर कराए जाते हैं, नए प्रश्न यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।